नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 67 का अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, कक्षा 10th है। आज का हमारा टॉपिक है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव कैसे जनन करते हैं, तो देखिए ये पिछली वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था। पिछली वर्कशीट से ही हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है कि जीव जनन कैसे करते हैं। अब जीव दो प्रकार से जनन करते हैं, एक तो लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। जनन किसे कहते हैं कि अपने समान नई संतति पैदा करने की क्रिया को ही जनन कहते हैं। जीवों द्वारा अपने समान नई संतति पैदा करने की प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं, इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जनन दो प्रकार का होता है, एक तो लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर और मादा का होना जरूरी है, अलैंगिक जनन में नर और मादा का होना जरूरी नहीं है। ये किसी जीव के शरीर के पार्ट से या उसी जीव द्वारा नई संतति पैदा की जा सकती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं आज अलैंगिक जनन क्या होता है। अब अलैंगिक जनन की विधियां हैं। अलैंगिक जनन कितनी विधियों, कौन कौन सी विधियों से होता है वो देखिए। हम यहाँ पर पढ़ते हैं, विखंडन से स्टार्ट करते हैं। देखो विखंडन, देखिए बच्चों यहाँ पर देखो, विखंडन, पुनर्जनन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु समासंग और कायिक प्रवर्धन, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो विखंडन दो प्रकार का होता है, एक तो द्विविखंडन और एक बहुविखंडन। ठीक है, यहाँ पर कायिक प्रवर्धन भी दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक है, अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते जाते हैं। देखिए विखंडन, विखंडन क्या है। विखंडन ये एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिससे नए जीवों की उत्पत्ति होती है। ये दो प्रकार का हो सकता है, एक तो द्विविखंडन, एक कोशिका दो बराबर हिस्सों में विभाजित होती है, उदाहरण के लिए अमीबा और लीशमैनिया। देखो एक तो द्विविखंडन होता है, तो एक कोशिका यानी एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। पहले तो ये ध्यान रखो, विखंडन किस में पाया जाता है, एक कोशिकीय जीवों में जिनका शरीर केवल एक कोशिका का ही बना होता है। पिछली क्लासों में आपने पढ़ा है इस बारे में। अब देखिए अमीबा और लीशमैनिया में होता है द्विविखंडन, यानी कि एक कोशिका दो बराबर भागों में टूट जाती है, जैसे इस प्रकार का अमीबा होता है। ठीक है, यहाँ पर भी मध्य में इसमें क्या होता है, केंद्रक होता है। तो केंद्रक भी इस प्रकार टूटता है और यहाँ से टूट जाता है, दो केंद्रक बन जाता है। इसमें देखो, इसमें इस प्रकार से दो अमीबा बन जाते हैं। यहाँ पर देखो मैं बता देता हूँ आपको, इस प्रकार का ये अमीबा है। ठीक है, अमीबा में कोशिका पाई जाती है। जब इसका विखंड वो होता है तो ये किस प्रकार से, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से अमीबा बनती है। देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये अमीबा है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिका केंद्रक है मध्य में। अभी ये तो ये केंद्रक हो गया, ये कोशिका। अब इसको से जब इसका विखंडन होगा तो ये द्विविखंडन होगा, तो इस प्रकार से इसमें खांच सी बनेगी और ये जो केंद्रक है वो भी दो भागों में बढ़ जाता है इस प्रकार से। अब बढ़ के फिर यहाँ पर देखो, ये एक अमीबा ये बन गया और एक अमीबा ये बन गया, दो अमीबा बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके क्या कहेंगे, द्विविखंडन कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विविखंडन। ये अमीबा में पाया जाता है। इसी प्रकार से लीशमैनिया में पाया जाता है। ओके बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए एक कोश विखंडन एक कोश के जीवों में पाया जाता है, इसमें भी द्विविखंडन अमीबा और लीशमैनिया में पाया जाता है। ओके, अब बहुविखंडन, ये भी विखंडन होता है। बहुविखंडन, एक कोशिका एक साथ कई कोशिकाओं में विभाजित होती है। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम, मलेरिया का जो परजीवी होता है ना, मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। तो ये प्लाज्मोडियम ने कई कोशिकाओं में विभाजित होता है। देखो ये इस प्रकार से, यानी कि एक कोशिका कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। देखिए यहाँ पर ये कोशिका है, ये कोशिका एक कोशिका है, ये कितनी कोशिका, ये इतनी कोशिका बन जाती है। तो प्लाज्मोडियम एक कोशिका से कई कोशिकाओं में विभाजित तो हो जाता है, जो जिससे हमें मलेरिया का बुखार आता है ना, वो इसी के कारण आता है, प्लाज्मोडियम। अब अमीबा प्रतिकूल परिस्थितियों में, अमीबा भी क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में ऐसा करता है। यानी कि अमीबा में क्या होता है, कोई ऐसी विशेष प्रतिकूल परिस्थितियों में वो ऐसा करता है। देखो अमीबा, क्योंकि वह एक से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, ऐसे नहीं होता, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं में ऐसा करता है। तो बहुविखंडन और द्विविखंडन समझ में आ गया आपके। अब देखिए मुकुलन, मुकुल, अब देखो मैं बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको। ये
एक एक चीज समझ के जाना, आप समझते जाना। देखो देखो पहले बच्चों, ये देखिए मुकुल। मुकुल प्रक्रिया जिसमें एक वृद्धि, वृद्धि को क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। माता पिता जीव के शरीर में बनती है तो जो तब अलग हो जाती है और एक नया जीव बन जाती है, जैसे खमीर और हाइड्रा में पाया जाता है। देखिए बच्चों, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह बता रहा हूँ कि ये हाइड्रा का चित्र है। हाइड्रा में देखो ये मुकुल निकला, यहाँ पर ये मुकुल निकला, फिर ये मुकुल इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, और यहाँ से ये अलग हो गया। अलग हो गई, ये एक नया हाइड्रा तैयार कर लेता है। तो इसको कहते हैं मुकुल, यानी कि एक विशेष प्रकार की वृद्धि जिसे मुकुल कहते हैं। तो मुकुलन, मुकुलन का से जनन किस में होता है? हाइड्रा में मुकुलन प्रकार का जनन पाया जाता है। मुकुलन अलैंगिक जनन पाया जाता है किसमें? हाइड्रा में। एग्जाम में आपसे इनके पूछ सकते हैं आपसे कि मुकुलन अलैंगिक जनन किस जीव में पाया जाता है, नाम लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे उसमें? हाइड्रा। ओके बच्चों, अब देखिए इसके बाद में आ जाता है बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग क्या है कि बीजाणु द्वारा जनन किस में होता है? बीजाणु क्या होता है इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। देखिए, बीजाणु एक मोटी दीवार वाले सूक्ष्म अलैंगिक प्रजनन निकाय है। बीजाणु क्या होता है? एक बड़ साक बन जाता है, एक जिसमें अंदर छोटे छोटे बहुत ज़्यादा बीजाणु होते हैं, छोटे छोटे अंक, जैसे आप जानते हो छोटे बारीक बारीक कण पाए जाते हैं। बीजाणु स्पोरगियम में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? स्पोरगियम में बनते हैं। अंकुरण पर प्रत्येक बीजाणु एक नए जीव जैसे राइजोपस पेनिसिलियम को जन्म देते हैं। देखिए बच्चों, बीजाणु क्या, देखो ये बड़सीक बन जाती है ना, ये इसमें छोटे 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 बहुत ज़्यादा आपको पाए जाएंगे। जैसे आपने तंबाकू देखी, तंबाकू के बीज आपको पता है उसमें अंदर बारीक बारीक दिख रहे हैं। इसी प्रकार से ये बीजाणु दे राइजोपस में बीजाणु समासंग, ये राइजोपस होता है उसमें इस प्रकार के पाए जाते हैं। बड़े इस अंदर इसके छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें बीजाणु कहते हैं। तो इनके द्वारा जनन होता है। किस में होता है? राइजोपस में बीजाणु समासंग। तो बीजाणु समासंग का मतलब यानी कि राइजोपस में इसमें बहुत ज्यादा बीजाणु एक जगह इकट्ठे होना है, उसे समासंग कहते हैं। तो किस पाया जाता है? राइजोपस में पाया जाता है। तो बीजाणु समासंग हो गए। 3 विधि हो गई अलैंगिक जनन की। अब चौथी विधि पे हम आ जाते हैं, विखंडन। देखिए बच्चों, ये भी बहुत ही अच्छा है। विखंडन वो क्या था? विखंडन में आपने ये पढ़ लिया, विखंडन क्या होता है ये पढ़ के। अब इसमें बाद में आपको पता है खंडन, वो तो था विखंडन, ये था विखंडन, ये हो गया विखंडन। और ये खंडन है, इसको भी यहाँ पर विखंडन लिख दिया, ये खंडन है। क्या है? खंडन। अब देखिए खंडन में क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। खंडन, खंडन माने खंड करना, तोड़ देना, यही होता है ना खंडन का मतलब। अब देखिए इस प्रक्रिया में जीव 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है। खंडन का मतलब क्या होता है? ये खंडन है, वो विखंडन था, ये खंडन है। खंडन का मतलब क्या होता है? इस प्रक्रिया में जीव 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक वयस्क जीव में विकसित हो जाता है, जैसे स्पाइरो गायरा। तो इनमें पाया जाता है। देखो अब यहाँ पर देखो स्पाइरो गारा में क्या होता है? देखो इसमें सेल वाल है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म स्टैंड है, क्लोरोप्लास्ट है, नाभिक है, रिक्तिका है, पायरोनोइड्स है, कोशिका द्रव्य, यानी कि ये एक तरह से पादप कोशिका है। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखो ये टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, ये नया जीव बना लेता है। इसमें क्योंकि नाभिक है, सब कुछ पाया जाता है, इस प्रकार से टूट के ये नया जीव बना लेता है। तो 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक वयस्क जीव में विकसित हो जाता है, जिसे स्पाइरो गायरा कहते हैं। तो खंडन, इसको आप इस विखंडन को, विखंडन नहीं है ये खंडन है, याद रखना। क्या रखना? खंडन। खंडन का मतलब है टुकड़ों में टूटना। तो यह 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे खंडन कहते हैं। तो यह किसमें, इस प्रकार का जनन किसमें पाया जाता है? स्पाइरो गायरा में। ध्यान रखना, पूछा जाएगा एग्जाम में, किसमें पाया जाता है? स्पाइरो गायरा में। ओके बच्चों, अब इसके बाद में हम चलते हैं पुनर्जनन। देखिए पुनर्जनन को देखिए आप
यह है पुनर्जनन। मूल शरीर के अंगों से एक पूर्ण जीव वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया को पुनर्जनन कहा जाता है। देखिए बहुत ही अच्छी चीज है। पुनर्जनन क्या होता है? मूल शरीर के अंगों से, यानी मूल शरीर का अंग है कोई भी, उससे एक पूर्ण जीव वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया को पुनर्जनन कहा जाता है। पुनर्जनन विशेष कोशिका द्वारा किया जाता है, जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया। अब देखिए यहाँ पर पुनर्जनन में आपके समझ में आ गई। हाइड्रा में होता है, कैसे होता है मैं बता दूं। प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसके बारे में। प्लेनेरिया एक जीव है, ये टुकड़ों में टूट गया, 3 में टूट गया, तो इससे भी नया प्लेनेरिया बन गया, इससे भी नया बन गया और इससे भी नया बन गया। देखो ये तो यानी कि किसी जीव के मूल शरीर के किसी अंग से, यानी कि मूल शरीर के किसी भी अंग से नए जीव का बनना पुनर्जनन कहलाता है, जो प्लेनेरिया और हाइड्रा में पाया जाता है। प्यारे बच्चों देखिए ये पुनर्जनन हो गया। अब लास्ट आपके पास में एक और बचा है, कायिक जनन। लास्ट विधि बची है कायिक जनन। अब देखो बच्चों मैं बता देता हूँ आपको, काय यानी क्या होता है? शरीर। देखो मैं आपको अच्छी तरह समझा के बताऊंगा। देखिए ये देखो अब देखो यहाँ पर कायिक जनन। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, काया किसे कहते हैं? शरीर को कहते हैं। किसको कहते हैं? देखिए काया कहते हैं शरीर को। किसको कहते हैं? शरीर को। तो यहाँ पर शरीर के द्वारा जनन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ ये पौधों में प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है, जहाँ वनस्पति भाग, जड़, तना और पत्तियां नए पौधे को जन्म देती है। तो ये ज्यादातर पादपों में पाया जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कायिक जनन में पौधों के किसी भी भाग जैसे जड़, पत्ती, तना, उससे नए पौधे को जन्म मिलता है। अब बताओ कायिक जनन में आपको मैं एक और बता देता हूँ। कायिक जनन में देखो ये क्या है, यह है पत्थर चिट्टा। कायिक जनन का यहाँ पर उदाहरण नहीं दिया, मैं इसका उदाहरण बता देता हूँ आपको। उदाहरण, कायिक जनन किस में पाया जाता है? पत्थर चिट्टा। पत्थर चिट्टा एक पौधे का नाम है, पत्थर चिट्टा। कौन सा? पत्थर चिट्टा। देखो मैं लिख देता हूँ इसका। ये किसका है? ये पत्थर चिट्टा का वो है, पत्थर चिट्टा इसका उदाहरण है। कायिक जनन का यहाँ पर उदाहरण नहीं दिया, मैं दे देता हूँ पत्थर चिट्टा। ठीक है, पत्थर चिट्टा भी है, गन्ना भी है। यहाँ पर क्या है? गन्ना से भी होता है। कौन सा? गन्ना भी है, गन्ना है। गन्ना के अलावा आपको मैं ले देता हूँ गुलाब है। गुलाब जानते हो ना? गुलाब ये सब इसके उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए ये पत्थर चिट्टा का है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये पत्थर चिट्टा का वो है, क्या है? एक पत्ता है, ये टूट के जमीन पे गिर जाता है। वो गिरने पर देखो इसके सिराओं पे से ये नया पौधा तैयार हुआ ना। इनकी जो ये पत्ती की सिराएं होती है, इन पे से नया पौधा तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्यारे बच्चों देखो, आप लगातार वीडियो को देखेंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपकी सभी डाउट क्लियर होती चली जाएगी। और जो बच्चा ध्यानपूर्वक मेरे सभी वीडियो को देखेगा वो जरूर उन सभी वीडियो से आप कुछ अच्छा सीख पाएगा। धन्यवाद बच्चों। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो आप हमारे सामने निकल के आए हैं। ये क्वेश्चनों के आंसर आप खुद दे सकते हो पूरा वीडियो देखने के बाद में। देखिए, द्विविखंडन बहुविखंडन से किस प्रकार भिन्न है? अब आपको पता है। देखो द्विविखंडन में यानी 2 बराबर भागों में बैठ जाता है और 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। बहुविखंडन में यानी कि बहुत ही कई भागों में एक जीव को कई भागों में बांट दिया जाता है। ये द्विविखंडन में एक जीव 2 जीवों में बढ़ता है और बहुविखंडन में एक जीव कई जीवों में बढ़ जाता है। ओके बच्चों, अब देखो ये तो हो गया द्विविखंडन और बहुविखंडन। अब इसके बाद में आ जाता है बीजाणुओं द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। अब देखो बीजाणु द्वारा जनन, देखो ये बीजाणु रहे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। राइजोपस में जो जनन पाया जाता है वो बीजाणु द्वारा होता है। अब देखो
ये राइजोपस है, राइजोपस है। यहाँ पर देखो राइजोपस में ये बीजाणु है। इन बीजाणु यानी कि ये असंख्य बीजाणु निकलते हैं इसमें, जो जमीन पे गिरते हैं और उससे नया पादप तैयार होता है। इस प्रकार से पड़ता है। तो इस प्रकार से जीव इससे लाभान्वित होता है, यानी कि जीव को बहुत अपनी प्रजाति को फैलाने में बहुत ही आसानी रहती है। बहुत बड़े क्षेत्र में ये अपनी प्रजाति को फैलाने में आसानी रहती है। इस वजह से इस प्रकार ये लाभान्वित होता है। तो आप बता सकते हो कि जीव जनन करने में आसानी रहती है। एक ही पौधा कई जीवों को, कई पौधों को जन्म दे सकता है। एक ही राइजोपस कई राइजोपस पैदा कर सकता है। इस प्रकार से ये लाभान्वित करता है। किसके द्वारा? बीजाणु द्वारा। ओके बच्चों, अब इसके बाद में क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता है कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? आपको पता है, जैसे कि मनुष्य, आप ले लो यहाँ पर मनुष्य ही ले लो, इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर। जैसे मनुष्य है, मनुष्य का शरीर में आपको पता है श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है और उत्सर्जन तंत्र है। तो एक जैसे मान लो हमने हमारा एक हाथ लिया, हाथ से हम कैसे श्वसन तंत्र पाचन तंत्र तैयार कर सकते हैं? तो इस प्रकार जटिल संरचना वालों में अलग अलग तंत्र पाए जाते हैं जो उनका निर्माण नहीं कर सकते। एक कोशिकीय जीव तो अपने किसी भी अंग द्वारा नए शरीर का निर्माण कर सकता है, या सरल संरचना वाले भी एक नई संतति पैदा कर सकते हैं। जटिल संरचना वाले पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति पैदा नहीं कर सकते। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया बच्चों। इसके बाद में देखिए, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए बच्चों, कम समय में पौधा तैयार करना और बीज रहित पादप का नई संतति पैदा करना कायिक जनन का मेन उद्देश्य होता है। कायिक जनन में आपको पता है, जैसे गन्ना है, गन्ने का हम एक भाग काट के उसका तने का भाग काट देते हैं, उससे नया गन्ना तैयार हो जाता है। गुलाब होता है, गुलाब की हम डाली लगा देते हैं, उससे नई गुलाब तैयार हो जाती है। तो हमें कम समय में हम पौधे को तैयार करने के लिए कायिक जनन की हमें जरूरत पड़ती है। कायिक प्रवर्धन बहुत ही अच्छा है, इसमें बीज रहित पौधा तैयार किया जा सकता है और ये कम समय में नया पौधा तैयार करने में लाभदायक होता है। इस वजह से कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, देखो आपके ये पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है, आपके क्वेश्चन भी पूरे हमने समझा दिया आपको। मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी किसी प्रकार की कोई डाउट रहती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें या पर्सनल मेरे नंबर पर मुझे कांटेक्ट करके मेरे से अपनी डाउट क्लियर करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।